दोस्तों, मैं हूं रणदीप सिंगर और मैंने कल नहीं परसों एक वीडियो बनाया था जो कि महाराष्ट्र के वोट शेयर के बारे में बताया था कि वोट शेयर से क्या शॉकिंग जानकारी हासिल हो रही है कि क्या महागाड़ी या महायुति मतलब जो बीजेपी का गठबंधन है या कांग्रेस की जो गठबंधन है उसमें से किसको सबसे ज़्यादा विजय हासिल हुई। और मैंने आंकड़ों के हिसाब से ये बातें बताने का प्रयास किया। एक दो लोगों का कमेंट आया, कुछ लोगों ने डीएम किया कि मतलब आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन मैं जो आंकड़ा था उसके हिसाब से बात करता हूँ। मैंने उसमें एक सवाल भी पूछा था कि क्या कई लोग ये चाहते हैं कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊं कि बीजेपी के हार के कारण क्या है, या सही में क्या मोदी की मैजिक जो नरेंद्र मोदी का एक ओहरा था उनके नाम पे वोट पड़ते थे उस वो जैसे विपक्ष बताने का प्रयास कर रहा है वो जाता जा रहा है, या धूमिल हो रहा है, या मोदी मैजिक खत्म हो रहा है। तो कई लोगों ने डायरेक्ट मैसेज करके सवाल पूछा कि हाँ इस पे वीडियो बनाइए, तो मैं आज उस पे ही वीडियो लेकर आया हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के साथ, सगे संबंधियों और रिलेटिव के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट आपका वैल्यूएबल होता है। कोई भी आपको लगता है कि मेरे आंकड़ों में कहीं गलत है तो जरूर आंकड़ों फैक्ट के हिसाब से बोलिए, कि मुझे भी लगे जब मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ या सही। तो अपने करेक्ट करके एक दूसरे को करके, अगर एक दूसरे को हम सपोर्ट करके या करेक्ट करने का प्रयास करें तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा, मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा। हम कोई पूर्ण नहीं है, कोई मतलब कंप्लीट नहीं है ज्ञान में। हम एक दूसरे का अपने कमियों को दूर करके और ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं बताने का प्रयास करूंगा सही तरीके एनालिसिस। दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं कि मोदी जी की मैजिक जो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, पहले तो मैं बता दूं कि देखिए नरेंद्र मोदी की जो मैजिक था वो 2024 के 14 के इलेक्शन के बाद से जो विपक्षी दल है कभी मानने का प्रयास नहीं किया कि मोदी का कोई लहर है, या बट ऑफ द स्क्रीन तो अरे अपने देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने भी माना था, एक उनका स्टिंग ऑपरेशन हो गया था, उसमें बोलते हैं कि नहीं मोदी जी का तो लहर है, नरेंद्र मोदी का। लेकिन ऐसे सारे लोग ये बोलते रहे हैं कि उनका कोई लहर नहीं है। जब 2019 का चुनाव आया तो उन्होंने बोला कि नहीं 2014 में तो लहर था, लेकिन 2019 में उनका लहर फीका पड़ रहा है, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन 2019 में भी बीजेपी जीत गई और उनका उसके बाद अब जब 2024 का चुनाव आया तब फिर बोलने लगे कि 2 साल तो उनका लहर था, लेकिन अब उनका खत्म हो गया, कोई उनका कोई लहर नहीं है, लोग उनके नाम पे वोट नहीं देना चाहते और पूरी तरह से नरेंद्र मोदी बोल सकते हैं कि अब उनके पास कोई जनाधार नहीं है, उनके समर्थक नहीं है। और 2024 का जब इलेक्शन का रिजल्ट आया तो बीजेपी को जो वोट शेयर आए और जो उसके सीट आए 240, जो बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी, एक नैरेटिव क्रिएट करने का प्रयास किया, लेकिन बीजेपी 300 आंकड़ा या ये तो कहिए कि 272 का भी आंकड़ा को क्रॉस नहीं कर पाई। तो इस हिसाब से 240 पे टिक गई। तो अब ये विपक्ष लोग के अपने दम भर के बोलने लगे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी का तो हमने बोला था और इनका जो लहर है वो खत्म हो गया। तो अब सही में क्या इसका वजह है कि नरेंद्र मोदी का लहर है या नहीं है? देखिए, कोई भी लहर जानने के लिए हमें आंकड़ों को सही तरीके से देखना पड़ेगा कि किसी व्यक्ति के आने से उसके पार्टी या दल के जो वोट शेयर है उसमें क्या परिवर्तन होता है या क्या इजाफा होता है। सपोज कीजिए कि कोई क्रिकेट टीम है, अगर मान लीजिए कोई अगर सचिन तेंदुलकर नहीं है और उसके बाद इंडिया कितना रन बनाती है और सचिन तेंदुलकर के रहने पे कितना रन बनाती है, एक एवरेज निकाला जाए, तब हम बता सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर के आने से इंडिया का या विराट कोहली, कोई भी आप बड़े प्लेयर को ले सकते हैं, उसके आने से या रहने से भारत, एक दो मैच की बात नहीं कर रहे, एक एवरेज 15-20 मैच को लेकर आओ, उसका एवरेज निकालेंगे तो पता चलेगा कि वो बंदे के रहने से कितना प्रभाव पड़ता है टीम पे। किसी भी चीज में आप ले सकते हैं। तो वैसे ही हम अगर नरेंद्र मोदी के आंकड़े को अगर पकड़ना हो तो हम पकड़ेंगे कैसे? जो पहले बीजेपी का जितना भी चुनाव मतलब जो पास्ट में हुआ है उसमें जो बीजेपी के वोट शेयर मिले हैं, वोट शेयर रहा है या वोट मिले हैं, उस हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे और तब तुलना करेंगे कि बीजेपी के वोट शेयर में नरेंद्र मोदी के आने के बाद क्या बढ़ोतरी हुआ है। तो ये सब बातों को जानेंगे तभी हमें पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी के आने से क्या प्रभाव पड़ता है और क्या वो डेंट हुआ है क्या कहीं पे। इसी के साथ मैं एक और चीज पे करूंगा कि क्या
कांग्रेस पार्टी जो 99 सीट जीत के और दम भर रही है, क्या उसने बहुत बड़ा विजय हासिल किया है? वोट शेयर के हिसाब से देखा जाए तो पहले के, अगर पास्ट के उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से देखा जाए तो हम तुलना करते हैं। पहले हम बीजेपी का देखते हैं कि उस बीजेपी का जो वोट शेयर रहा है 2004 से हम तुलना करेंगे, तभी हमें पता चलेगा। 2004 में तो मोदी जीते नहीं। हम लेके चलते हैं और तुलना करते हैं 1999 में बीजेपी को कितना वोट शेयर मिला था और कांग्रेस को कितना मिला था और सीट क्या था। तो 1999 में बीजेपी को 23.75 मतलब 23.75% वोट मिले थे और 182 सीट मिला था। और वहीं पे आप कांग्रेस को देखेंगे तो 28% का वोट मिला था, जिसमें 114 सीट मिले थे। मैं 1999 की बात कह रहा हूँ, जब बीजेपी को करीब करीब 24% वोट शेयर था। उसके बाद 2004 आते हैं। 2004 में जब चुनाव हुआ तो बीजेपी का वोट शेयर घट गया और घटने के बाद बीजेपी का जो वोट शेयर है वो हो गया 22.2%। मतलब आप देखेंगे तो करीब करीब 1.5% की गिरावट हुई और बीजेपी का जो सीट था 138 हो गया। उसके बाद आप जाएंगे 2009 का चुनाव हुआ तो 2009 में बीजेपी को सिर्फ 18.20% वोट मिला। मतलब आप समझिए कि करीब करीब 4% का वोट शेयर गिर गया नीचे। अब बीजेपी का चुनाव होता है जब मोदी जी का जो भी लहर हो या जो भी है, मोदी जी का टाइम आता है, 2014 के चुनाव होता है और 18 पॉइंट से सीधा जंप करती है बीजेपी। करीब करीब आप बोल सकते हैं कि 13% का जंप होता है और बीजेपी 31% का वोट शेयर लेके आती है और सीट मिलता है 282। ऐसे ही 2019 में बीजेपी का वोट शेयर और बढ़ता है और 37.36%, जिसमें उसको 303 सीट मिलता है। अब आप देखिए कि 1999 से लेकर और 2009 तक बीजेपी का वोट शेयर है वो 20 से, मतलब आप बोल सकते हैं 20 के आसपास है। एवरेज निकालेंगे तो आप 2019 में 24% है 1999 में, और 2004 में 22% है, लेकिन 2009 में 18% है। तो अगर एवरेज निकालेंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी 20 से 22% के वोट शेयर पे है 3 सालों में, 1999 से लेकर 2004 तक। लेकिन मोदी जी के आने के बाद पहले 2014 में 13% का इजाफा हुआ। उसके बाद अगर 2009 से तुलना करें, 18 पॉइंट से अगर तुलना करें तो आप बोलते 31 और 6, तो आप मान सके करीब करीब 13 नहीं 19% का वोट परसेंट में इजाफा हुआ। मैं 2019 के चुनाव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो 2014 में 31% वोट मिला था वो 2019 में 37.36%, मतलब 37.36% वोट मिला था जब 303 सीट आया था। उसके बाद 2024 का चुनाव आया, तब बीजेपी का जो 240 सीट मिला, उसमें बीजेपी का वोट शेयर है वो करीब करीब आप बोल सकते हैं कि 2019 के तुलना में अगर तुलना करें तो उसमें एक से 1.25% आप बोल सकते हैं, मतलब 77.77% वोट शेयर कम हुआ, 36.59% वोट मिला और 240। तो अगर इस तरह से माने तो वोट शेयर में कोई ज़्यादा डेंट नहीं हुआ बीजेपी का, लेकिन सीट आया 240। अब उसका कारण क्या है वो अलग आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मैं अभी बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जो बोल रहे हैं कि बीजेपी का मोदी जी के ओरा खत्म हो रहा है, उसको ये मानना चाहिए कि 2014 में जो 31% बीजेपी ने जंप लगाया था 18 से, उसमें आज भी 36 मतलब 36.5% के आसपास है। तो अगर 22 भी मान लें तो आज के टाइम में 22% से भी तुलना करें, बीजेपी का ओवरऑल वोट शेयर मान लें जब वाजपेयी जी के टाइम के बाद भी 22 या 24 मान लो आप, जब बीजेपी का सबसे अच्छा प्रदर्शन हुआ था 1999 में, तो 24% के आसपास वोट शेयर था। तो अगर मान लेते तब भी उस हिसाब से भी 12% से ऊपर वोट शेयर ज़्यादा है बीजेपी का। तो कोई अगर ये बोले कि बीजेपी का वोट मोदी जी की वजह से कम हुआ है, मोदी जी का लहर कम हुआ, तो ये आंकड़े वैसा नहीं बताते। 0.77% वोट शेयर 15 साल के 10 साल के शासन के बाद अगर कम होता है
तो उससे कोई बहुत बड़ा उसको ये नहीं मानेंगे कि उसके खिलाफ लहर चल रहा है और उसके खिलाफ आपको बोल सकते हैं कि एक मैंडेट देने के लिए जनता आतुर थी। उसको आगे मैं बताऊंगा कांग्रेस का वोट शेयर, तो इससे और आपको क्लियर होगा। अब 2019 से 99 में कांग्रेस का वोट शेयर था 28.30%, मतलब 28.30%, जिसमें 114 सीट मिला था कांग्रेस को 1999 में। अब आएंगे जब 2004 के चुनाव हुआ था तो कांग्रेस को मिला था, उसका वोट शेयर घटा था उस समय 26.53%, 145 सीट आया था जब उन्होंने सरकार बनाया था, और बीजेपी को 138 सीट मिला था। ठीक है, तो गठबंधन की सरकार थी। अब आते हैं जब कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, कब, मतलब राजीव गांधी की सरकार के बाद अगर बोला जाए तो सबसे अच्छा प्रदर्शन जो कांग्रेस की वो प्रदर्शन था 2009 में। 2009 में कांग्रेस का जो वोट शेयर वो बढ़ के हो गया 28.55%, मतलब करीब करीब 28.5% वोट शेयर था। मतलब जो पिछले बार 26.5% था, उसमें 2% का इजाफा हुआ 2009 में 2004 से ज़्यादा। और बीजेपी और जो कांग्रेस का सीट था वो 206 हो गया। अब आते हैं जब मोदी जी आए और कांग्रेस का जो वोट शेयर गिरने लगा, जो 28%, 28.5% वोट शेयर था 2009 में, वो गिर के 19.5% हो गया। 2014 में वोट शेयर था कांग्रेस का 19.5%, तो 44 सीट आए थे। उसके बाद 2000 अगर 19 का चुनाव देखें तो बोल सकते हैं 0.16% या 15% वोट शेयर बढ़ा था, जिसकी वजह से 44 से बढ़ के 52 पे चले गए और कोई ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ। 0.15 या 16% मान सकते हैं, मतलब मैं 16% की बात नहीं कर रहा, 0.16% का वोट शेयर बढ़ा था। अब आते हैं 2024 का तुलना करते हैं, तब आपको एक्चुअल में पिक्चर क्लियर होगा। 2024 में कांग्रेस को वोट शेयर मिला 21.19%, मतलब 21.19%, मतलब कहने का मतलब करीब करीब 21% का वोट शेयर मिला, जिसमें उनको 99 सीट मिले। तो आप अगर तुलना देखेंगे तो केवल 1.5% का इजाफा हुआ। अब इसको आप विजय मानते हैं, क्या मानते हैं, वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि 2009 में या 2004 में, या ऐसा बोल सकते हैं कि 2014 में भी अगर बीजेपी थी, कांग्रेस हारी थी, तब भी 19.5% का वोट शेयर था, और 2009 में 28 से 28.5% वोट शेयर था। 2004 में देखें तो 26.5% वोट शेयर था। अगर 1999 में जाएंगे तो 28.5% वोट शेयर था। तो राहुल गांधी के आने से कोई कांग्रेस को बहुत ज़्यादा फायदा तो हुआ नहीं, और इसलिए मैं बोलता हूं कि ये अगर एक गठबंधन, देखिए अगर लोकल बेस पे चुनाव हुआ, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि धीरे धीरे ये बातें आ रही हैं कि आज जहां भी बीजेपी हारी है वहां जाके पूछिए आप, अब तो आने लगा लोगों ने, कि लोगों को, जैसे कि एक बार नारा लगा था कि मोदी तेरे से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, जब राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार चली गई थी, तो वैसे ही लोगों के दिमाग में दो चीज का डेंट हुआ। एक तो 400 पार का नारा, कि लोगों के दिमाग में ये घुस गया कि 400 तो बीजेपी ला रही है, अगर एक सीट उनके कम हो जाएगा तो क्या होने वाला है, क्योंकि जो सीट का, जो बोल सकते हैं कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हुआ वो इतना गलत तरीके से हुआ, जिसमें से लोकल मुद्दे पर चुनाव हुआ, जिसकी वजह से लोगों ने सोचा कि चलो इसको हरा देंगे तो क्या होगा, 399 तो आएगा ना बीजेपी को। मतलब लोग एश्योर हो गए थे 400 वोट आ सकता है, 400 सीट आ सकता है। तो ये कारण हो सकता है कि उनको बहुत बड़ा बैकफायर किया, क्योंकि लोगों के दिमाग में अगर 400 भी नहीं आएगा तो 350 तो कहीं जाने वाला है नहीं, तो अगर 2-4-5 बीजेपी अगर लूज भी कर जाती तो कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से लोगों ने लोकल जो जिनके खिलाफ एक बोल सकते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी थी लोकल बॉडी के लिए, उनके खिलाफ लोगों ने जाकर मत दिया, और जिसकी वजह से वो एक कारण है, एक 400 कारण है। दूसरी, जो गठबंधन, जो इस बार जो लोगों का आकलन, चाहे मेरा भी आकलन बोल सकते हैं गलत हो गया, उसका वजह है कि हमने आकलन किया 2019 का इलेक्शन हुआ था, जब यूपी में चुनाव हुआ, तो जो बीएसपी का जो वोट था वो समाजवादी पार्टी को ट्रांसफर नहीं हुआ, जो समाजवादी पार्टी का वोट था वो बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हुआ। तो लोग जितने भी
पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले लोग हैं, उन्होंने ये मान के चला कि इस बार भी, इंक्लूडिंग मी, कि ऐसा होने वाला नहीं है कि भाई समाजवादी पार्टी के लोग कैसे वोट दे सकते हैं कांग्रेस को, कांग्रेस के वोट शेयर कैसे समाजवादी पार्टी में जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा कारण था। दूसरा, जो मायावती का जो वोट, कोर वोट है, अब वो कोर वोट है, एक तो आप बोल सकते हैं कि मायावती के जो कोर वोट है वो छिटक के जो बीजेपी की तरफ, एक माना जाता है कि मायावती का वोट जो है वो समाजवादी पार्टी को बिल्कुल नहीं जाता। वो किसी को भी वोट दे देंगे, समाजवादी पार्टी को नहीं देते हैं, क्योंकि पहले से वो मायावती का एक नारा चला हुआ है कि चढ़ गुंडन के छाती पर मोहर लगा हाथी पर, तो उसकी वजह से एक वो लोग मतलब समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देते। लेकिन ये सारे चीज़ें इस यूपी के इलेक्शन में टूटा, जिसकी वजह से बीजेपी को जो दलित का वोट मिलना चाहिए वो नहीं मिला। और कन्नौज का सीट भी दलित मतदाताओं ने, जो 40% से ऊपर का वोट शेयर है, उन्होंने ये साबित किया कि अखिलेश यादव इसलिए जीत गए। और जो भी जहां भी दलित मतदाता है वो लोग समाजवादी पार्टी के तरफ जो वोट शेयर गया, फिर जो ट्रांसफर हुआ, जो स्विंग किया, वो उनको जिताने में बहुत मदद की है। अब वो चाहे अलग मुद्दा हो, तो बीजेपी और सारे लोग एनालिसिस करने की चीज़ है कि अभी तो व्यक्तिगत हम जाके एनालिसिस घर घर में जाकर उसका सर्वे तो कर नहीं सकते, लेकिन अपने को जो लगता है वो मैं बताया। एक तो ओवर कॉन्फिडेंस 400 का, दूसरा कि जो आकलन कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का वोट एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं हुआ, तीसरा जो कैंडिडेट जो सिलेक्शन में वो बहुत ज़्यादा, जैसे कि आ रहा था कि योगी आदित्यनाथ की चली नहीं, ये सब कई कारण थे, मुद्दे थे, जिसकी वजह से बीजेपी का जो वोट शेयर बढ़ना चाहिए था वो बढ़ा नहीं, करीब करीब 0.77% घट गया। और उसकी वजह से क्या हुआ कि जो बाकी जगह जो महागाड़ी का जो अभी आप, मैंने महाराष्ट्र का भी बताया, महाराष्ट्र में भी बताया आपको कि इसमें नुकसान में कांग्रेस को फायदा हुआ है, लेकिन वोट शेयर के हिसाब से देखेंगे तो एनसीपी को कोई फायदा नहीं हुआ। 16% वोट शेयर था उनका, 10% पे आ गया। तो उनके लिए भी सोच रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आगे के चुनाव में कांग्रेस को बार्गेनिंग करने के लिए ज़्यादा पावर होगा, क्योंकि कांग्रेस का वोट शेयर चाहे 1% बढ़ा है उनका, और जो एक उनका एमपी था वो 13 पे गया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस आज के टाइम में महाराष्ट्र में देखा जाए तो बाकी लोगों से मजबूत है महागाड़ी में भी बार्गेनिंग करने के लिए। जो पहले उद्धव ठाकरे ने ज़्यादा बार्गेनिंग कर लिया था, अब मुझे लग रहा है कि दिक्कत होगा कांग्रेस के साथ बार्गेनिंग करने में। लेकिन ये भी मैं मानता हूं कि जो लोग बीजेपी के लोग मानते हैं कि महागाड़ी में टूट हो जाएगी, वो मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि उसकी वजह है कि तीनों दल है, वो तीनों के पास अपना कोई पावर नहीं है। क्योंकि आप देखिए तो कांग्रेस को छोड़कर चाहे उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, चाहे वो एनसीपी हो, दोनों का वोट शेयर गिरा है। ठीक है, कांग्रेस का वोट शेयर थोड़ा सा बढ़ा है, 0.40% ऐसे वोट बढ़ा है। तो अब ये सारे तीनों पार्टियां समझ गए कि अकेले मिलकर, अकेले अगर चुनाव में जाएंगे कोई भी, तो वो जिता नहीं पाएंगे और वो सीट नहीं जीत पाएंगे। कोई सी में से अगर 10%, अगर सब कोई 10% से कोई कम नहीं है, चाहे उद्धव ठाकरे हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे कोई भी हो, तो 10% अगर किसी के भी अगर वोट शेयर सरक जाएगा तो पूरा पासा जो है वो जो महाराष्ट्र का वो बदल जाएगा। तो मुझे लग रहा है जो भी बीजेपी समझे कि टूट जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लग रहा कि महागाड़ी में कोई टूटने वाला है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनके टूटने से उनको हानि होने वाली है। तो अब मुझे लग रहा है कि 2019 के जो 2024 में जो लोकसभा के चुनाव में जो पकड़ तीनों पार्टियों में था, उससे ज़्यादा मजबूती से वो लोग असेंबली के इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि वो तीनों लोग जानते हैं कि अलग अलग लड़के वो लोग जीत नहीं सकते। तो ये एक मेरा आंकड़ा है। और दूसरा ये मैं मानता हूं कि देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र का अगर लें तो देवेंद्र फडणवीस ने अपना जो बोल सकते हैं कि थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन उसके क्षमा चाहता हूं, देवेंद्र फडणवीस जो अपना जो बोल सकते हैं ना कि इमेज, कई बार क्या होता है ना कि आप अगर पॉलिटिक्स में अगर आपको सरवाइव करना है तो आपको विपक्ष में भी बैठना चाहिए। कई लोग विपक्ष में पहले रहे हैं और बड़ी, इंदिरा गांधी भी रहे और उन्होंने दोबारा जीत के बाहर आए। लेकिन आपको ये जब जनता ये सोचने लगी कि आप पावर हंग्री हो, आप पावर सत्ता पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो, तो आप अपनी इमेज, पूरा इमेज की लड़ाई है। आज देखिए 15 साल से लोग लड़ रहे हैं मोदी जी के खिलाफ, लेकिन मैंने आपको बताया आंकड़ा कि मोदी जी के जो भी
है कि बीजेपी का कोर वोट में आज भी 10 से 12% मोदी जी के नाम पे वोट मिला। मैं बहुत पहले असेंबली इलेक्शन जब कर्नाटका में हार गई थी बीजेपी, तब भी मैंने बोला था देखो बूस्टर डोज होता है, मोदी जी बूस्टर डोज है। आप जैसे ग्रेस मार्क्स होता है कि आप फेल हो रहे हैं तो ग्रेस मार्क्स जो होता है आपको पास करा सकता है, लेकिन आप बिल्कुल ही फेल से भी नीचे हो, आपका अंक ही नहीं आया, तो ग्रेस मार्क्स मिल के भी क्या करेगा। वैसे ही है कि अगर मान लीजिए बूस्टर डोज आपने कोई डोज ही नहीं लिया तो बूस्टर डोज लेंगे कैसे आप। तो मोदी जी अगर मान लीजिए आपका 20% है तो मोदी 10-12% आगे 32% पहुंचा सकते हैं, लेकिन आप मान लीजिए कि आपका ही वोट मतलब आपकी जो इमेज है वो 10% ज़्यादा वोट नहीं ला सकते, तो मोदी जी क्या उसमें 10% जोड़ के भी 20% पे जाएंगे, फिर लोग बोलेंगे मोदी जी के नाम पे वोट नहीं मिला, मोदी जी हार गए। मोदी जी का काम नहीं, असेंबली चुनाव नहीं लड़ते भाई, मोदी जी पार्लियामेंट के चुनाव लड़ते हैं। पार्लियामेंट में उनके जो वोट शेयर में कहीं मुझे कोई बहुत बड़ा डेंट नहीं दिखता। जिसको दिखता होगा मेरे को बता देना भाई कि 0.77% मतलब आप बोल सकते सवा 1% का वोट शेयर अगर डेंट होता है तो वो क्या बहुत बड़ा डेंट होता है 10 साल की सरकार चलाने के बाद। क्या उसको माना जाता है कि वो लहर ख़त्म हो गया, उसका कोई इमेज नहीं है, उसके खिलाफ लोग खड़े होने लगे? ऐसा नहीं है। आज भी आप गांव-गांव जाओगे जहाँ पे मोदी जी के मतलब लोग ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, लेकिन आज भी पूछोगे तो लोग यही बोलेंगे हम मोदी जी को मानते हैं, मोदी जी को वोट देंगे या मोदी जी अच्छे लीडर है। कोई भी नहीं बोलेगा कि मोदी जी अच्छे लीडर नहीं है। लोकल पे चुनाव होता है, कई बार लोकल जो नेता होता है उसके बाद चुनाव का सिलेक्शन नहीं होता और लोग जीत जाते हैं। तो ये मैं आपको बताया कि क्योंकि आपने 2019 से और 2024 के चुनाव में भी आपने देख लिया कि करीब-करीब 1% का फासला है, तो कोई बहुत बड़ा ट्रेंड नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में और एनालिसिस करेंगे। आपके मनचाहे सब्जेक्ट के ऊपर बताइएगा मेरे को कि आप कौन-सा वीडियो चाहते हैं, किस सब्जेक्ट के ऊपर मैं ज़रूर बनाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।